चलिए, तो हम लोग का दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसका हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हम लोग इससे पहले पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख चुके थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम लोग दूसरा चैप्टर को देखते हैं। दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है कौटिल्य, बी है विशाखदत्त, सी है मेगास्थनीज और डी है इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कौटिल्य, कौटिल्य जो है चाणक्य का दूसरा नाम, चाणक्य को ही कहा जाता है कौटिल्य, और इसी चाणक्य का तीसरा नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। और इसके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है जिनका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, है ना। तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान के दार्शनिक है, यूनान के यात्री हैं, और इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो आपका बचा क्या? विशाखदत्त। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विशाखदत्त। क्लियर है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त, सी है अशोक और डी है महेंद्र। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, उस स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका था? चाणक्य का। और चाणक्य के साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किनके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर। कब? 322 ईसा पूर्व में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद हुआ अशोक, जो काफी प्रतापी राजा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद आपके सामने है, ठीक है। वही वेदांत की संख्या कितनी है? तो वेदांत की संख्या कितनी है? 6। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो नेपोलियन है क्या? तो नेपोलियन है क्या? यूरोप का एक बहुत महान योद्धा हुआ करता था, महान योद्धा, जिसका नाम था नेपोलियन। ये क्या था? इतना शक्तिशाली था, इतना बाहुबली था कि इन्होंने कई राजाओं को हराकर धूल चटाई और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विशाल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। ठीक उसी प्रकार भारत में भी एक राजा हुआ जो काफी ताकतवर थे, और उन्होंने भी कई राजाओं को पराजित करके भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो जो काम यूरोप में नेपोलियन ने किया, वही काम भारत में उस राजा ने किया। तो वो राजा कौन था? तो वो राजा था समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 16 महाजनपद थे। इस 16 महाजनपदों का हम लोग को स्रोत प्राप्त होता कहाँ? जैन धर्म के प्रसिद्ध किताब अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है कि भारत जो है 16 बड़े बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था, और उन साम्राज्यों में 3 साम्राज्य तो हमारा बिहार में ही था। कौन कौन? एक था मगध, दूसरा था वज्जी, और तीसरा था हमारा अंग। और इन 16 में जो सबसे ताकतवर साम्राज्य था उनका नाम क्या था? मगध। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? और मगध। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो हम जानेंगे कि आखिर इस अशोक के द्वारा कितने अभिलेखों को लिखा गया या लिखवाया गया। तो अशोक ने कुल 33 अभिलेख लिखवाए। कितने? हो सकता है ज्यादा भी लिखाया होगा, लेकिन हमारे पुरातत्ववेत्ता को अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 33। अब इन 33 अभिलेखों में 14 अभिलेख जो है वो शिलालेख है। 14 क्या है? शिलालेख,
ठीक है। और इस 14 शिलालेख में से जो 13वां शिलालेख है, 13वां, इस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अशोक 9वें वर्ष में जब वो राजा बना, तो अशोक के राजा बनने के बाद इसने 9वें वर्ष में एक युद्ध किया था, उड़ीसा पर आक्रमण किया था। उसी उड़ीसा को कहा जाता था क्या? कलिंग। उसी उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। और बताया जा रहा है कि उस समय इस कलिंग का राजा का नाम क्या था? नंदराज था। और इसमें नंदराज की पराजय हुई और इस युद्ध में बहुत अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इतना ज्यादा इसमें खून बहा कि इसी युद्ध के बाद अशोक का कठोर हृदय पिघल गया। और यहाँ पर इसी युद्ध में अशोक ने निर्णय लिया कि आज के बाद वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे और वो कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। और उसने मानवों और प्राणियों के कल्याण में अपना जीवन वहीं से समर्पित कर दिया। और वहां से इसने एक धर्म चलाया जिसका नाम क्या था? धम्म था। तो ये सारी बातों की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है? 13वां। आपका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है? कनिष्क राजा कब बना था? तो कनिष्क की राजरोहण की तिथि क्या है? 78। अगला है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए केवल कि महामात्रों की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने शुरू की, तो आप आंसर चंद्रगुप्त मौर्य लिखिएगा, क्योंकि मौर्य वंश के साथ ही महामात्रों की नियुक्ति शुरू हुई। अब देखिए यहाँ पर आगे लगा क्या है? धम्म। तो धम्म, ये धम्म क्या है? धम्म एक धर्म है और इसकी स्थापना, इसका शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने। तो धम्म को चलाने के लिए भी एक महामात्र की नियुक्ति की गई। तो धम्म महामात्र, क्योंकि धम्म चलाया ही था अशोक, इसलिए इसकी नियुक्ति करता कौन होगा? अशोक। अगला प्रश्न आइए, अशोक किस वंश का शासक था? आपने पढ़ा, कौन वंश? मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, भारत इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिए, कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ये स्वर्ण काल हम कहेंगे किसको? क्या इस काल में बहुत ज्यादा सोना होगा इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाएगा? नहीं। इस काल में, गुप्त काल में क्या हुआ था कि साहित्य का, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, स्थापत्य कला का, मूर्ति कला का इतना अधिक विकास हुआ था कि इससे ज्यादा विकास किसी भी वंश में नहीं हुआ। इसीलिए इस काल को कहा गया स्वर्ण काल। और आपका स्वर्ण काल कौन सा काल हो जाएगा? तो गुप्त काल। आपका सही आंसर क्या कहा है? ये आपका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पुस्तक है, जहां से हमको इतिहास के कई राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और उस पुस्तक के रचनाकार कौन थे? हरिश्चंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? टकसाल कौन होता था? टकसाल उस अधिकारी को कहा जाता था जो पैसे को छापता था। पैसे मतलब मुद्रा को छापते थे। मुद्रा को छापने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? टकसाल। ठीक है, सॉरी, मुद्रा जहां पर रखा जाता था या मुद्रा जहां छपता था उनको क्या कहा जाता था? टकसाल। तो आप मुद्रा से देख के बोलिएगा कि सर ये कोषाध्यक्ष, कोष मतलब भी मुद्रा पैसा होता है, मुद्रा मतलब भी मुद्रा, पान मतलब भी क्या होता है? सिक्का। लेकिन यहाँ पर उस समय जो मुद्रा होता था उस मुद्रा को छापने वाले व्यक्ति को कहा जाता था क्या? लक्षणा अध्यक्ष। इसलिए आप मुद्रा ये छापता था, कोष पैसा कौड़ी का भी जिम्मेवारी इसी पर था, पानी सिक्का का भी जिम्मेदारी इसी पर था, लेकिन उनको कहा क्या जाता था? लक्षणा अध्यक्ष।
अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया एक बहुत ही शानदार पुस्तक है और जिसको लिखा है किसने? कलहन ने। अगला है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र, अभी हमने आपको बताया प्रथम प्रश्न में ही कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, और चाणक्य की ही सहायता से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता? मौर्य। और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के राजदूत आए थे और उस राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज, और उसने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका। तो दोनों ही व्यक्ति मौर्य काल से संबंधित है, इसलिए दोनों द्वारा लिखा गया पुस्तक किसके इतिहास को बताएंगे? मौर्य वंश के इतिहास को बताएंगे। तो ऑप्शन ए होगा सही। अगला, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। लिखा कब गया है? ये सही ईस्वी नहीं है, केवल आपको शताब्दी में दिया है। ऑप्शन देखिए क्या है? 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी, 3री शताब्दी, सभी में ईसा पूर्व लगा है। अब आपको ये देखना है कि अर्थशास्त्र लिखे हैं चाणक्य, और चाणक्य का संबंध किस काल से है? मौर्य काल से है। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई है? तो 322 ईसा पूर्व। अब निश्चित तौर पर यह पुस्तक जो लिखा गया होगा चाणक्य के द्वारा 322 या 322 के बाद, तो 300 और 400 के बीच में ही इस पुस्तक को लिखा गया है। तो 300 और 400 ईस्वी के बीच के काल को हम क्या कहेंगे? अगर 1940 में कोई व्यक्ति किसी चीज को लिखता है तो उनको, उस व्यक्ति को, उस लेखक को किस सदी के लेखक कहेंगे? तो 20वीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1900 से किसके बीच जा रहा? 2000 के। यहाँ पर भी 300 से किसके बीच जा रहा? 400। तो इनको क्या कहेंगे? चौथी शताब्दी। तो ये किस काल के लेखक थे? चौथी, अर्थात अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो चौथी शताब्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। उससे हमें किन की जानकारी प्राप्त होती है? तो पतंजलि द्वारा जो भी बातें लिखी गई है उसकी जानकारी हमें मौर्य काल से पहले की जानकारी मिलती है। और मौर्य काल से पहले के लिए ऑप्शन आपका होगा प्राक मौर्य काल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कोई शंका इसमें नहीं होनी चाहिए। कौटिल्य ही चाणक्य है और चाणक्य ही विष्णुगुप्त है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? आपको हम सब्जेक्ट में पढ़ाए थे कि एक ट्रिक द्वारा हर एक की बीबी आज उदास नागिन है। ये ट्रिक द्वारा हमने आपको बताया था कि हर एक मतलब हो जाएगा हर्यक वंश, और हर्यक वंश के राजा जो हुए थे उसमें सबसे पहला राजा था बिंबिसार, दूसरा राजा था अजातशत्रु, तीसरा था उदयन, ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और चौथा था नागदशक। ये था। तो हर्यक वंश के अंतर्गत कौन कौन राजा हुए? बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन, उदयन का नागदशक। और इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता क्यों कहा जाता है? पितृहंता क्योंकि यहाँ पर पिता की हत्या करके पूरा साम्राज्य को हथियाने की प्रथा चल पड़ी थी। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हासिल की थी। फिर आगे चलिए तो उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए इनको क्या कहा गया? पितृहंता। तो प्रश्न है क्या कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो सही आंसर क्या होगा? हर्यक वंश। अगला, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया?
वज्जी को जितने सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, तो उनको महाजन पद ना कह के, सॉरी महाजन पद तो था ही, लेकिन वह गण संघ था, वहां पर राजतंत्र नहीं था, राजा नहीं था। वहां कहा जाता कि पहली बार लोकतंत्र था, लोगों का अधिकार पूर्ण था, वहां पर एक पर्टिकुलर राजा नहीं हुआ करता था, इसलिए इनको क्या कहा गया था, गण संघ। आ गया ये जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद, जनपद कहां से बना, तो जनपद कबीला से बना। कबीला क्या होता था, वह स्थल होता था जहां लोग झुग्गी या टेंट या कपड़ा डाल करके अपने रहने के लिए घर बनाते थे, या रहने का वो स्थान था। इसी को आप क्या कहिएगा, बस्ती भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर 1, जहां लोग मवेशी रखते थे। ऑप्शन बी है जहां लोग अपना घर बनाते थे। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए आपका सही ऑप्शन, जहां लोग अपना घर बनाते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, जनपद। अगला प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के, पंच चिन्ह वाले सिक्के होते थे, पंच चिन्ह वाले सिक्के होते थे, किसके बने होते थे, तो सोने के, चांदी के, तांबे के। बी और सी ध्यान दीजिएगा, अधिकतर सिक्के जो बने, अधिकतर सिक्के वो चांदी के ही बने हैं और तांबे के बने हैं। तो ये 5 चिन्ह वाले सिक्के जो प्राप्त हुए हमारे पुरातत्ववेत्ता को, वो चांदी के रूप में और तांबे। तो सही ऑप्शन होगा डी, बी एवं सी। अगला है अशोक द्वारा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था कि तुम जाके इस धर्म का क्या करो, प्रचार करो। तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म श्रीलंका में पहुंचा, श्रीलंका के बाद जापान में भी पहुंचा और सोरिया में भी पहुंचा। कहां नहीं पहुंचा, तो ब्रिटेन में नहीं पहुंचा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। आपको बताया है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन के द्वारा किया गया था। कहां किया गया था, तो गंगा, सोन और पुनपुन, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर ही उदयन ने स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। क्लियर है। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। देखिए कितना बड़ा प्रश्न को पूछा गया, 2010, 14, 19 और 20, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी, मेगास्थनीज यूनान के राजदूत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो धर्म की शुरुआत किसके द्वारा, आपको बताया कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद बिल्कुल बहुत अधिक रक्तपात होने के कारण उसने अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया और एक धर्म को उसने चलाया, जिस धर्म का नाम क्या था, धम्म। तो इस धर्म की शुरुआत करने वाले शासक कौन थे, अशोक। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा और। अगला प्रश्न है, महावीर पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया। तो पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत, कितने सिद्धांत थे, 4। उन 4 सिद्धांत में एक सिद्धांत को हमारे महावीर ने जोड़ा था और उस चौथा सिद्धांत, सॉरी 5वां सिद्धांत जो था वो था ब्रह्मचर्य। आपको मालूम होगा सब्जेक्टिव में हमने आपको पढ़ाया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व, 251 ईस्वी पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 253 ईसा पूर्व। आपका सही आंसर होगा क्या, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। फूट डालो, ध्यान दीजिएगा, फूट हम किसके विरुद्ध डालेंगे, अपनों के विरुद्ध। तो अपनों के विरुद्ध डालेंगे तो तब ना अपनों की हत्या किया जाएगा। तो अपनों की हत्या किस वंश में किया गया है, हर्यक वंश। अपने पिता की हत्या की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, अजात शत्रु द्वारा। अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या की,
फूट डाला, अपने पिता के विरुद्ध लोगों को उकसाया और अंततः अपने पिता को मारकर राजगद्दी को हथिया लिया। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल का था? तो हर्यक वंश का बड़ा ही प्रसिद्ध वैद्य था। तो ये चिकित्सक या डॉक्टर जिनका नाम क्या था? जीवक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के पैसे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो सही ऑप्शन क्या होगा? रुद्रदमन। अगला है, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? अभी आपको बताया गंगा, सोन और पुनपुन के। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हुआ? डी। अगला है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हम आपको बताए थे कि हुन जो है एक जनजाति थी और बहुत ही खतरनाक जनजाति था, और ये जिस ओर अपना दिशा बदलता था उस ओर के साम्राज्य के राजा बिल्कुल से डर जाते थे, दहशत में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि इनको हराना मुश्किल था। पूरा दुनिया में ये जिधर भी गया है वहां पर इन्हीं की विजय हुई है, इनको कोई भी नहीं हराया। जब चीन के द्वारा यह भारत में आ रहा था तो भारत के साम्राज्य के लिए उस समय गुप्त साम्राज्य भारत में स्थापित था, और इस साम्राज्य के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। अब लग रहा था कि भैया हुन जिधर जाएगा उधर धुन देगा, हुन जिधर जाएगा धुन देगा, इन लोगों को भी डर हो गया। लेकिन हुन को पूरा दुनिया में पहली बार जो हराने वाले व्यक्ति थे उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? नेपोलियन। अगला प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किस व्यक्ति के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? प्रभावती गुप्त के। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख के प्रमाण किसका है? सबसे पहले भूमि दान किसको दिया जाता था? जो भी उस साम्राज्य के सामंत होते थे या कहिए उस साम्राज्य के बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनको भूमि दिया जाता था। और जब ये भूमि बहुत सारा दिया जाने लगा तो इस व्यवस्था को कहा गया सामंती व्यवस्था। और इस व्यवस्था की शुरुआत, इस व्यवस्था का प्रारंभ किया था किसने? सातवाहन वंश ने। इसलिए इस व्यवस्था का प्रमाण कहां से मिलता है? सातवाहन काल से। आइए, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? सती प्रथा भारत में महिलाओं के लिए अत्यंत ही दर्दनाक प्रथा थी, और इसका प्रमाण जो है एरन अभिलेख सागर मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। अगला, अशोक ने महेंद्र और संयमित्रा, अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री क्या थी? संघमित्रा, को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? आपको पूर्व में भी बताया गया था, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्यक्ष प्रयास किया? अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था अभिलेख द्वारा। और कितने अभिलेख अशोक के प्राप्त हैं? तो 33। और वो प्रयास किया गया था देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल का निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य काल के बारे में पूरा का पूरा जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी कहिए किससे प्राप्त होता है? तो सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है? स्तंभ। किससे? स्तंभ। तो अभिलेख है 13, इसमें से इसी के अंदर स्तंभ भी है और इसी के अंदर क्या है? शिलालेख भी है।
गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? कौन सा चीनी यात्री भारत आया? ध्यान दीजिएगा, वेनसोंग जो आए थे, ये आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। वेनसोंग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। इत्सिंग आया था विजयनगर साम्राज्य में, देवराय राजा था उसके दरबार में। और गुप्त वंश, गुप्त काल में जिस व्यक्ति ने भारत का दौरा किया था उसका नाम क्या था? फाहियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? कौन नहीं बता सकता? कई बार चर्चा हो चुकी है कि मेगास्थनीज यूनान के क्या थे? राजदूत थे। और किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? इंडियन का। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी हमें कहां से मिलती है? अगर ऑप्शन आपका मथुरा अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, वंश खेरा अभिलेख और एहोल अभिलेख था, आपका सही आंसर क्या होगा? प्रयाग प्रशस्ति। अगला है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नौ विद्वान जो अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करके बैठे हुए थे। कोई काव्य लिखता था, कोई गीत गाता था, कोई तबला बजाता था, कोई सूत्र बनाते थे। अलग अलग महारथी, 9 महारथी को जिस व्यक्ति ने रखा था उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसी नवरत्न में एक महान कवि हुआ करते थे जिसका नाम था कालिदास, जानते होंगे। और कालिदास के द्वारा ही एक पुस्तक नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए, पुस्तक का नाम भी दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम की रचनाकार कौन है? कोई नहीं, कालिदास। किसके दरबार के कवि थे? तो विक्रमादित्य। अगला, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो सबसे ज्यादा अभिलेख किसका प्राप्त हुआ? अशोक का। 100% आंसर क्या होगा? अशोक। अगला क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया था? किस शासक को प्रियदर्शी? इसमें भी आंसर क्या है? अशोक। अगला प्रश्न है आपका, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो भारतीय समाज को इसने कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा था। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो किसने? राष्ट्रकूटों। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। पत्थरों, गुफाओं में, पहाड़ों की गुफाओं को काटकर यह मंदिर बनाया गया। और आज भी जब यह मंदिर को देखा जाता है तो आजकल के इंजीनियर को अगर यह मंदिर बनाने को कहा जाए तो वो क्या है? असंभव, वो इस मंदिर को नहीं बना पाएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? कौन नहीं जानता? 18। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला आज कहाँ है? पाकिस्तान में। धर्म की शुरुआत किसने की? तो धर्म की शुरुआत किसने की? धर्म की शुरुआत की है हमारे अशोक भैया ने। हो गया? चलिए, आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है आपका बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। ये पूरा चैप्टर महाभारत से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन भी महाभारत से ही रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ किसके बीच था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच ना। और इसमें विजय किसका हुआ था? पांडव का। तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र। तो गंगा पुत्र कहा जाता था हमारे भीष्म को ना, क्योंकि भीष्म जो था वो गंगा माँ की पुत्र है ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है गंगा पुत्र। अगला प्रश्न देखिए क्या है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? देखिए कितना बार पूछा है, 2009, 11, 18 और 20। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना पूरा का पूरा संस्कृत में हुआ। महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि ने लिखा है रामायण, मनु ने लिखा है मनुस्मृति, आपका जाके कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र,
और महर्षि वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति का लक्षण नहीं है। जाति का लक्षण क्या नहीं? ऑप्शन ए अंतर विवाह, बी श्रम विभाजन, सी साम्य और डी अनुवांशिकता। लक्षण मतलब कि ये विशेषता कि कौन सा जाति के अंतर्गत नहीं माना जाता। अंतर विवाह, अंतर विवाह आप सुने होंगे, एक ही अपने जाति के अंदर ही शादी कीजिए, ऐसा अगर बात है इन्हीं को तो हम कह दिए अंतर विवाह कह दिए। इसका मतलब ये बात जाति के अंदर आ रहा है। अगला है श्रम विभाजन। अगर पंडित है तो पंडित का जो पुत्र होगा वो भी पूजा पाठ का काम करेगा। यदि नाई है तो नाई का बेटा या संतान बाल काटने का काम करेगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? जाति। तो श्रम विभाजन, काम का विभाजन भी क्या हो रहा है? जाति। अब देखिए अगला अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब माता पिता से उसके संतान में जाने वाला गुण। तो माता पिता अगर पंडित है तो इसके संतान को भी क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है ना, कहा जा सकता है। ब्राह्मण, अगर इनकी जाति ब्राह्मण होती है तो इनका संतान लेल्हा हो बोका हो फिर भी क्या कहेगा? ये क्या है? ब्राह्मण। ये भी जाति का गुण है। तो गुण क्या नहीं है? साम्य। साम मतलब होता है समानता। जाति में समानता का गुण पाया नहीं जाता है। इसी कारण तो कहा जाता है फलना उच्च जाति का है, चिल्ला निम्न जाति का है, और दोनों के बीच क्या हो जाता है? भेदभाव। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। सबसे पहले इस देश में विदेशी के रूप में जो आया था वो था कौन? यूनानी। ठीक है, तो यूनानी जब आया तो यूनानी जहां रहते थे उस घर को क्या कहा जाता था? भवन। यूनानी के बाद एक मुस्लिम शासक भी आए, अंग्रेज भी आए, तो इतना ज्यादा देश से लोग आने लगे, चीन से आने लगे, तो इन लोगों को यूनानी ना कह के सीधे क्या कहा जाने लगा? विदेशी। तो अब इस घर में यूनानी भी रहेगा, ब्रिटेन के लोग भी रहेंगे, मुस्लिम शासक भी रहेंगे, तो इनको सीधे क्या कहा जाने लगेगा कि ये घर किसके लिए है? विदेशी। तो भवन शब्द किसके लिए उपयोग किया जाने लगा? विदेशियों के लिए। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? वर्ण व्यवस्था आपको हमने बताया था कि वैदिक काल जो था दो भागों में था बटा हुआ। एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो था वो था उत्तर वैदिक काल। हमने आपको बताया था कि 1500 से 1000 बीसी तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया और 1000 से लेकर 600 बीसी के काल को क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 तरह के वर्ण थे। एक था ब्राह्मण, दूसरा था आपका क्षत्रिय, तीसरा आपका था वैश्य और चौथा आपका था शूद्र। आपको पाठ में बताया गया था कि ब्राह्मण उन्हें माना जाता था जिनका संबंध किससे होता था? शिक्षा से। क्षत्रिय उन्हें माना जाता था जिनका संबंध रक्षा व्यवस्था से होता था, यानी कि लोगों का रक्षा करने का काम ना वो क्षत्रिय करते थे। वैश्य वो होता था जो व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, व्यापार। और शूद्र वे होते थे जो सेवा करने वाले होते थे। लेकिन ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि अगर पिता ब्राह्मण है तो बेटा को शिक्षा आए चाहे ना आए, शिक्षा बेटा जुड़ गया, रक्षा व्यवस्था से वो बन गया सिपाही, तो उसके बावजूद भी उनको हम क्या कहने लगे? ब्राह्मण कहने लगे। जबकि वेद के अनुसार, हमारे वैदिक ग्रंथ के अनुसार ये चीज होना नहीं चाहिए। तो ये पिता की जगह बेटा का जो ये पेशा अपनाया जाने लगा, इन्हीं से उत्पन्न क्या हो गया? जाति। और ये कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आपका सही आंसर क्या होगा? ए उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न देखिए, गोत्र किसका सूचक था?
गोत्र किसका? एक होती है जाति, और जाति के अंदर भी कई उपजातियां होती है, और इन्हीं उपजातियों का संबंध है किससे? गोत्र से। और आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। आइए, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ? तो आंध्र का, पुलिंद का, सवर का, सभी का। ऑप्शन क्या होगा? सभी का। सभी का साक्ष्य हमारे महाकाव्यों में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। ये वर्ण अलंकार, वर्ण अलंकार मतलब ये जो वर्ण बटा था, वर्ण 4 वर्ण आपको बताए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये कहां से निकला? ब्राह्मणों से, उपनिषदों से और धर्मसूत्रों से। तो देखिए, जात पात के लिए सबसे कहिए प्रमाणित ग्रंथ जो है वो है मनुस्मृति। ये भी कहिए ये जो ग्रंथ है ये भारतीयों के लिए अभिशाप है, और इसी ग्रंथ ने पूरी भारत व्यवस्था में जाति लाके कर दिया, जो आपको किसी देश में देखने को नहीं मिलेगा। तो मनु क्या है? स्मृति। ये कैसी ग्रंथ है? स्मृतियां। तो ऑप्शन क्या हो गया? अगला प्रश्न, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? मतलब महाभारत छिन्न भिन्न थे। महाभारत के कहिए कि परतों को, महाभारत के साक्ष्यों को, प्रमाणों को एकत्रित करने, क्रमबद्ध करने में कितना समय लगा था? तो लगा था टोटल कितना? 37 वर्ष। अगला है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? तो वो कहलाता है अंतर विवाह। कहते क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? कहा जा रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ब्राह्मणों का प्रभाव पहले नहीं था। जैसे आज लड़ाई हो जाती है दलितों और ब्राह्मणों के बीच। दलित ब्राह्मणों को कहता है कि आपने हमारे साथ 3000 साल तक हमारे ऊपर शोषण किया था, 3000 साल तक आप ही को पढ़ने का हक था, हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं दिए थे, अब हमारा मौका है, अब हमें पढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। और इस आधार पर ये आरक्षण मांगता है, और ये आरक्षण का बात को झुटलाता है। ये कहता है कि ये बनी बनाई हुई बात है, 3000 साल पहले हमारा प्रभाव नहीं था। लेकिन यही प्रश्न यहाँ पर है कि क्या ऐसा प्रभाव था? तो कई प्रकार के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि नहीं, ब्राह्मणों का ही प्रभाव था, अन्य जातियों का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन क्या होगा? ए। हाँ। अगला है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? सातवाहन वंश के अधिकतर प्रमाण जो है वो गुफाओं में मिले। तो आपका सही आंसर होगा गुफा की दीवार। अगला है, द्रोण और द्वितीय तीर अंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो गुरु द्रोणाचार्य इस संसार का सबसे बड़ा तीरंदाज अर्जुन को बनाना चाहते थे, लेकिन बन गया था कौन? एकलव्य। कौन बन गया था? एकलव्य। और एकलव्य का अगर अंगूठा नहीं काटता तो आपको मालूम होगा कि वो कौन होता? अर्जुन से भी बड़ा धुरंधर तीरंदाज कौन होता? एकलव्य होता। जिसके चलते उससे गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा गुरु दक्षिणा मांगता है, जिसके चलते उसको एकलव्य को अपना अंगूठा काट करके देना पड़ता है, और जब अंगूठे न रहे तो बाण कैसे खींचेगा। और इस प्रकार से अर्जुन को वो और द्वितीय तीर अंदाज बनाना चाहता है, लेकिन इसमें भी ये सफल नहीं होता है। जबकि संसार में कहा जाता है कि कर्ण से बेहतर तीरंदाज कोई भी नहीं था। आगे आइए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो टोटल
टोटल जो अध्याय है महाभारत के आदि पर्व में वो टोटल 233 अध्याय है। कितने? 233। और इस 233 में से 102 में क्या है? यही है क्या? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन। ये पूरा का पूरा महाभारत को भी अगर आप देखिएगा, ये पूरी तरह से लगेगा कि मनुस्मृति पर ही आधारित है। यहाँ पर भी आपको कुछ देखने को मिलेगा, जाति व्यवस्था। पूरा का पूरा कौरव, पूरा का पूरा पांडव किस जाति से बिलोंग करते हैं? ब्राह्मण। इसी जाति से बिलोंग कर रहे हैं। और कर्ण जो था उनको शूद्र ने पाला था, इसलिए कर्ण को शूद्र कहा जाता था। लेकिन कर्ण दुर्योधन के पक्ष में चले गए, जबकि दुर्योधन अधर्मी थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने इनको योद्धा बनने के लिए मौका दिया। अन्य लोगों का कहना था कि जो ब्राह्मण नहीं है उनको ये विद्या, तीरंदाजी का विद्या नहीं सीख सकता है, ना ही वो युद्ध कला में भाग ले सकता है। लेकिन दुर्योधन ने इनको मौका दिया, इसलिए दुर्योधन को इसने वचन दिया कि मैं आपकी ढाल बनकर रहूंगा, और जब तक मेरे सीने में धनुष या तीर या बाण नहीं घुसेगा तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अधर्म होने के बावजूद भी कर्ण ने इनका साथ दिया था, दुर्योधन का। अगला प्रश्न देखिए, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? चित्रगंधा, चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु और दुर्योधन। तो सही आंसर क्या होगा? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य का 2 विवाह हुआ, उसमें से एक थी अंबा और दूसरा अंबालिका। दोनों ही बहन थी, दोनों ही बहन। लेकिन ये इतना ज्यादा शराब पीते थे जिसके चलते इनका असमय मृत्यु हो गया और इनको कोई भी संतान नहीं हुआ। अब संतान के लिए अंबा और अंबालिका को जाना पड़ा। कहाँ? गुरु वशिष्ठ के पास। किसके पास? गुरु वशिष्ठ के पास। और इनके साथ दासी भी गई थी। क्या गई थी? दासी। तो अंबा अंबालिका के साथ उनका एक दासी भी गया था, और उसमें अंबा और अंबालिका के साथ एक और पुत्र पैदा हुआ था, जिसमें अंबा अंबालिका में एक को हुआ था पांडु, दूसरा को हुआ था धृतराष्ट्र। और चूंकि इसी कक्ष में ये भी थी तो इनको भी एक पुत्र हो गया जिसका नाम क्या था? विदुर। तो कितने पुत्र पैदा हुए थे? 3। इसमें से एक अंबा, एक अंबालिका और एक दासी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महर्षि व्यास, विशिष्ट बोल दिए, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन थे? पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे। ऑप्शन क्या होगा? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम जब वनवास में थे, केवल भीम ही नहीं थे, 5 पांडवों को वनवास में रहना पड़ा था। और उस वनवास में, उस जंगल में राक्षसनी भी रहती थी, और वहीं पर एक राक्षसनी रहती थी जिसका नाम था हिडिंबा। क्या नाम था? हिडिंबा। हिडिंबा से भीम को प्रेम हो गया, और भीम और हिडिंबा का क्या हो गया? विवाह हो गया। और हिडिंबा और भीम के विवाह से एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या था? घटोत्कच। अब बताइए, क्या ये विवाह माता पिता की मर्जी से हुआ होगा? तब बोलिए, तब ये विवाह लड़का और लड़की के पसंद से हुआ है। इसी विवाह को आज के दौर में क्या कहा जाता है? प्रेम विवाह। और इसी विवाह को 8 प्रकार के विवाहों में कहा जाता है गंधर्व विवाह। जब लड़का लड़की अपने पसंद से बिना माता पिता के राजी हुए शादी कर लेते हैं, उसी को कहा जाता है गंधर्व विवाह। और आज के दौर में इसको कहता है लव मैरिज ना।
आइए, तो घटोत्कच किसका पुत्र है? ऑप्शन सही क्या होगा? भीम। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया? ये आपको पता है, कौन सा विवाह? गंधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी बताइए? वनवास क्रम के दौरान ही जब ये पांचों भाई, पांचों पांडव भीख मांगने गए थे, तो भीख मांगने के दौरान वह जो है द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंच गए और वहां पर द्रौपदी को उसने क्या किया? जीत लिया। और जब वह वापस लौटा तो अपनी माँ, उनकी माँ कौन थी? कौन थी? कुंती। कुंती को बोला कि माँ जी, हमने आज प्रसाद लाया है, बहुत बड़ा चीज पाया है। तो कुंती बिना देखे हुए कहा कि जो भी पाया है पांचों भाई में प्यार से क्या करो? बांट लो। वो पाया क्या था? द्रौपदी को। तो इस प्रकार से द्रौपदी को पांचों भाई में बांटना पड़ा था, तो द्रौपदी पांचों भाई का पत्नी था। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रश्न का आंसर द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि युधिष्ठिर और भीम की भी पत्नी थी। क्लियर है? अगला है कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ये किस अध्याय में वर्णित है? सही ऑप्शन क्या होगा? द्वितीय। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? गीता बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह हमारे चारित्रिक निर्माण में, हमारे जीवन को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस पर कई महान व्यक्तियों का ध्यान गया है। इसमें महात्मा गांधी भी थे, विवेकानंद भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। ब्राह्मण वंश सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? किस वंश के साथ जोड़े थे? आपका सही आंसर होगा शक। अगला ये महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आपका सही आंसर क्या होगा? शांति पर्व। अगला है ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में पुरुषसूक्त, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10 मंडल में एक मंडल है पुरुषसूक्त और इसी में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें सबसे पहले किसके बारे में वर्णन है? ब्राह्मण का है या क्षत्रिय का है या वैश्य का है या शूद्र का? सबसे पहले नीचे से है। सबसे पहला शूद्र का, उसके बाद वैश्य का, फिर क्षत्रिय का, तब जाके किसका? ब्राह्मण का। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अगला प्रश्न, चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका? ऑप्शन नंबर ए फाहियान, बी मेगास्थनीज, सी कौटिल्य, डी वैक्सन। चांडाल को बहुत ही कई अशुभ मानते थे बड़े जाति के लोग और कहा जाता था कि उनका चेहरा देख लिया जाए तो वो दिन पूरा का पूरा खराब हो जाता था। इसलिए चंडाल जब आता था तो कहा जाता था तुम अगर आओ तो बिल्कुल लकड़ी बजाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम आ रहे हो। सब कोई अपना अपना नजर बंद कर लेगा, दरवाजा बंद कर लेगा, जो भी बाहर है वो कहाँ चले जाएगा? अंदर चले जाएगा। सोचिए किस प्रकार का घिनौना छुआछूत वाली व्यवस्था हुई होगी उस समय। उस चांडाल भी क्या सोचता होगा, हम झूठो इस पृथ्वी पर क्या किए? जन्म लिए। अगर वो प्यास से मर रहा होगा तो क्या लोग उसको पानी देता होगा? नहीं। जब जिसका शकल देखने से ही दिन खराब हो जाएगा तो उस व्यक्ति को छूना तो और भी बड़ा पाप हो जाएगा। इस तरह का ये विचार था। ये विचार नहीं कहिए, ये गधा सब था जो इस प्रकार का बात को मानता था और आज भी मान रहा है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? फाहियान। इसके बारे में फाहियान ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न, दुर्योधन की मां कौन थी?
कौन थी दुर्योधन की माँ? दुर्योधन की माँ थी गंधारी, गंधार नरेश की पुत्री थी और यह शकुनी का बहन थी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था? किसने लिखा था? मानेश्वर। क्लियर है?